हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी की पूरी हिंदी के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है और पूरी की पूरी हिंदी के जितना भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश बनता है मेरे पर जो जवाब इन प्रश्नों को पढ़ करके चले जाओगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ ये वाले प्रश्न आएंगे। तो देखो, सबसे पहले मेरे जो मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे लेकर के आया हूँ, सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न है और आप लोग ये सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लो। देखो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है और मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मेरे पर जो सभी के सभी यही प्रश्न आएंगे पेपर में, रियल एकदम हूबहू आपकी नज़रों के सामने रखे हुए मिलेंगे। और आपको जैसे बोर्ड का पेपर मिलेगा ना, आप लोग जैसे अपना बोर्ड का पेपर खोलोगे बिल्कुल रियल यही प्रश्न एकदम रखे हुए मिलेंगे मेरे पर, जो बिल्कुल भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रश्न मेरे जो आप लोगों के सीधा डायरेक्ट पेपर में आएंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा डायरेक्ट मेरे पर जो आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल 100% रियल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यही वाले प्रश्न आएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। देखो, पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि शुक्ल युग की समयावधि पूछी गई, मतलब शुक्ल युग की कालावधि कितनी है। मेरे पर जो डबल स्टार वाला प्रश्न है और बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल रियल एकदम। ये मान लीजिए फंस गया है पूरा पेपर, पूरा पेपर मेरे जो लीक हो चुका है, इस वीडियो से सब कुछ आपका पेपर फंसने वाला है। पहला ही प्रश्न रख दिया, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्ल युग की कलाविधि पूछी गई। मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को सही कर देते हैं, ये उनका एक ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन हमेशा आप लोगों को जैसे प्रश्न आए तो हमेशा आप लोगों को बी पर ही क्लिक कर देना है कि 1938 तक 100% गारंटी के साथ मेरे जो आएगा रियल, डबल स्टार लगा लो, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से। आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकेंड। देखो, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताइए। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताइए, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे पर जो ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना, बाबू गुलाब राय हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम पूछा गया है ना। तो जैसे ही आपके पेपर में आए तो आप लोगों को हमेशा बाबू गुलाब राय को ही सही करना है। आगे देखो, बात करते हैं मेरा अगला देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके पेपर में आने वाला। मेरे पे जो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ आपका पेपर लीक हो गया है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ध्रुव स्वामी पर क्लिक कर देते हैं और घर पर चले आते हैं और उनको ये लगता है कि मैंने तो प्रश्न सही किया था, मेरा प्रश्न गलत कैसे हो गया, है ना। उनको यही लगता है कि मैंने तो पूरा पेपर सही कर दिया, मुझसे गलत क्या हो गया। लेकिन वो प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ते। यहाँ पर लिखा नहीं, तो नहीं में देखो ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त भी होगी, स्कंदगुप्त भी होगी, लेकिन लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब इसका विशेष ध्यान रखना है। कई बच्चे यहाँ पर प्रश्नों को गलत कर देते हैं, है ना। जो टॉपर बनने का जो सपना होता है वो उनका टूट जाता है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि त्रिवेणी रचना के लेखक कौन हो जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी रचना के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पर जो रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये त्रिवेणी रचना के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि गुनाहों का देवता रचना की किस विधा की रचना है ना। तो गुनाहों का जो देवता है ये एक रचना है, तो बताना है कि ये किस विधा की रचना है। गुनाहों का देवता जो है ये किस विधा की रचना है। तो मेरे पर जो इसका देखो, ए ऑप्शन दिया कहानी, बी ऑप्शन दिया उपन्यास, सी ऑप्शन दिया नाटक, डी ऑप्शन दिया एकांकी। तो गुनाहों का देवता जो है मेरे पर ये एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप लोगों का स्कोर कितना पहुंचा, यहाँ से स्कोर आप लोगों का 5 अंक पहुंचा। मतलब कि आप लोगों के 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, है ना। 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए। अब देखो प्रश्न नंबर 6 के बारे में देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न नंबर 6 हमसे देखो कह रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। सूरज का जो 7वां घोड़ा जो है ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो मेरे पर जो ए ऑप्शन दिया निबंध विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया डायरी विधा की रचना है। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है ये एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल 100% मेरे पर जो आप लोगों का पेपर लीक हो गया है ना। तो क्योंकि प्रश्न सब कुछ यही आने वाले हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको।
अब तो पेपर मिल ही गया। देखो त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो देखो ए ऑप्शन दिया जीवनी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया डायरी विधा की रचना है। तो मेरे पर जो त्यागपत्र जो है ये आप लोगों की उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर देना है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 है ना, कि परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है। हमसे पूछा है कि परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है। तो मेरे पर जो ए ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा, बी ऑप्शन हो जाएगा एकांकी, सी ऑप्शन उपन्यास, डी ऑप्शन रेखाचित्र। तो लगा देना ऑप्शन नंबर हमारा जो सी ऑप्शन है उपन्यास। तो परीक्षा गुरु जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, है ना। और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हो जाएंगे। तो रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया बिहारी लाल, और बी ऑप्शन दिया भिखारी दास, सी ऑप्शन दिया बोझा, डी ऑप्शन घनानंद। तो मेरे पर जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आपका भिखारी दास, बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। तो भिखारी दास पर क्लिक कर देना, एक अंक आपको मिल जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 10 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि यामा के रचयिता का नाम बताइए। यामा के रचयिता का नाम बताइए, क्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा है कि यामा के रचयिता का नाम बताइए, और यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जो हैं, ये यामा के रचयिता हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो मेरे पर जो लगा देना 1959 को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से आप लोगों को मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि रीतकाल की प्रमुख रचना क्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि रीतकाल की प्रमुख रचना क्या हो जाएगी। तो ए ऑप्शन दिया रामचरितमानस, बी ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी, सी ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, डी ऑप्शन दिया रामचंद्रिका। तो मेरे पर जो लगा देना रामचंद्रिका को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। मतलब कि ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा प्रश्न यही आएगा, और मेरे पर जो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 से कह रहे हैं कि प्रगतिवादी युग की कला विधि बतानी थी। कि प्रगतिवादी युग की कला विधि क्या हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को 1943 से 1953 को याद करना है, बस इसी को याद करके चले जाना, है ना। वैसे ऑप्शन तो 4 है, लेकिन 4 में से आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेना। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहे हैं कि बिहारी जो हैं किस युग के कवि हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहे हैं बिहारी किस युग के कवि हैं। तो मेरे पर जो आंख मीच कर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से आप लोगों को मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहे हैं कि रीतकाल के वीर रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना, कि रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। तो मेरे पर जो रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। तो ये तो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, 100% लिख कर जरूर आएगा, लेकिन ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे कमेंट में बताइए प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में, कि जो महादेवी वर्मा जो है ये किस युग के कवित्री हैं, है ना। प्रगतिवादी युग की कवित्री हैं, कि छायावादी युग की हैं, कि दिव्यवेदी युग की हैं, कि प्रयोगवादी युग की हैं। तो महादेवी वर्मा जो है किस युग की कवित्री, मेरे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, लिख कर रख लो, है ना। याद रखना छायावादी युग की हैं, छायावादी ऑप्शन में जरूर आएगा, और छायावादी युग को क्लिक करके चले जाना, एक नंबर फिर से आप लोगों का पक्का हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं मेरे पर जो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहे हैं कि प्रिय प्रवास किसकी रचना हो जाएगी। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना हो जाएगी। तो मेरे पर जो लगा देना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सही कर देना, ऑप्शन नंबर डी को सही करके चले आना, फिर से एक नंबर आपको मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहे हैं कि साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी। साकेत जो है किस युग की रचना हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो साकेत जो है मेरे पर ये द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और द्विवेदी युग को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी। अब देखो सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी युगवाणी। तो युगवाणी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी युगवाणी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि प्रयोगवाद के कवि कौन है।
तो प्रयोगवाद के कवि कौन हो जाएंगे? तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे जी को बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे बच्चों ये थे आप लोगों के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके पेपर में फंसने वाले हैं। बस इतना ही पढ़ लेना, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करके चले आना, इतने में आप लोगों का काम हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं मेरे पर जो अब यहाँ से आप लोगों के पेपर में आएंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का आएगा, है ना। तो 6 नंबर का आएगा महत्वपूर्ण गद्यांश। सबसे पहले इसको देख लो कौन सा ऐसा गद्यांश जो आपके पेपर में फंसने वाला है ना। तो इसको तैयार करके चले जाना मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट एकदम यही वाला गद्यांश आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा कि 6 नंबर का आएगा गद्यांश। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा गद्यांश है, बिल्कुल रियल एकदम होबरू यही वाला गद्यांश रखा हुआ मिलेगा। देखो प्रश्न कह रहे कि ईर्ष्या का यही अनोखा। इस गद्यांश को मेरे बच्चों मैं आप लोगों को रटाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर में जाकर के छापना है। बिल्कुल रियल एकदम ऐसे ही लिख देना, 6 में से 6 नंबर मिलेगा। आगे देखो कह रहे कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेता है, मतलब जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वही उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है ना। मतलब जिसके जिसके हृदय में ईर्ष्या घर बना लेता है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास मौजूद है ना। जब उसके हृदय में जब ईर्ष्या आ जाती है तो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाता जो उसके पास होता है, उसका भी वो लाभ नहीं उठा पाता है ना। बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। मतलब जो उसके पास है वो उन वस्तुओं से लाभ नहीं उठा पा रहा है और वो उनको मतलब जो जो दूसरों के पास है वो उनको देख देख के दुख उठा रहा है। देखो यहाँ पर देख रहा है, मतलब जो दूसरों के पास है उनको पहले देखता है फिर दुख उठाता है, मतलब फिर रोता है और दुख उठाता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, मतलब अपनी तुलना भी दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश मारते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पढ़ लेना पहले इसको। दंश के दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे ये सब वेदना भोगनी पड़ती है। तो ये गद्यांश आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल रियल एकदम यही वाला आएगा। अब देखो इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न देख लो कौन कौन से 3 प्रश्न जो हमसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहे कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, प्रश्न नंबर 2 का आएगा, है ना। जब आप लोग इन तीनों के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मेरे पर जो आप लोगों का पूरा काम ही हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर हम आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक पेज है हमारे पास, जिसमें से मैं आप लोगों को लिख लिख कर बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक पेज लेना, पेज में क्या करना है कि आप लोगों का अगर मन हो तो स्केल की सहायता से लाइन भी खींच सकते हो। और यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि स्केल लेना, मेरे पास स्केल है, स्केल की सहायता से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन खींचूंगा, है ना। और बिल्कुल ऐसे ही लाइन खींचना है, जिस तरीके से मैं लाइन खींच रहा हूँ बिल्कुल सेम रियल एकदम इसी तरीके से लाइन खींचना है। लाइन खींचने में गलती मत कर देना। आगे देखो इसको और फिर एक लाइन और खींच देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हमारा देखेंगे पहला प्रश्न। देखो क्या है पहला प्रश्न, हमसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, है ना। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे संदर्भ। आप देखो इतना संदर्भ लिखने के बाद फिर आप लोग क्या करना है, अब आप लोगों को ये देखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है ना। ये जो है किस चैप्टर से लिया गया है। देखो यहाँ पर पहले ईर्ष्या लिखा है, तो ईर्ष्या से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पाठ का नाम लिखेंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पाठ का नाम लिख देना और लेखक का नाम लिख देना, बस 2 नंबर मिल जाएगा। तो पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम लिख देना ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। है ना। तो इस तरीके से आपका चैप्टर, मतलब ये आप लोगों का पहला चैप्टर हो, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और लेखक कौन हो जाएंगे, तो लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बस देखो दिनकर भी लिख देते हैं, चलो, है ना। तो ये देखो 2 नंबर है, आप लोग पक्के हो गए, 2 नंबर पक्के हो गए। अगला देखो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया।
फिर प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या को याद नहीं करना है ना। जो आप लोगों का जो ये गद्यांश होता है ना, इसमें से थोड़ा बहुत बना बना कर लिख देना। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पर लिखना है व्याख्या, यहाँ पर ऐसे व्याख्या हेडिंग डाल देना और बिल्कुल इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना, अपना गद्यांश उठाना है। गद्यांश में देखो कहाँ से आप लोग यहाँ से उठा लेना है, कहीं से भी उठा लो। एक कामा लगा है, देखो एक कामा लगा है, तो आप लोग ऐसा करो कि यहीं से लिख लो कि ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है ना। ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है जिसे मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है। यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ से उठा करके और यहाँ तक लिख लो हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। देखो मैं लिख करके बता रहा हूँ, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अपनी तरफ से बनाकर लिख देना, ईर्ष्या का यही वरदान है। अनोखा हटा दीजिए, ईर्ष्या का यही वरदान है। डॉट 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 करके इतना सब कुछ लिखने के बाद अब लास्ट में आप लोग लिख देना नहीं उठाता, या यहाँ तक लिख के चले आएंगे नहीं उठाता है, नहीं उठाता है। ये ट्रिक होती है गद्यांश को सॉल्व करने की, मैं आप लोगों को ट्रिक ही बता रहा हूँ। आगे देखो, फिर यहाँ तक होने के बाद फिर आगे चले आना, जो उसके पास मौजूद है बल्कि वस्तुओं से वो लाभ नहीं उठाता है। अब यहाँ से उठाना है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है ना। यहाँ से उठाना है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। यहाँ से लिखना है कि वह अपनी तुलना डॉट 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 करके और उस तुलना के पक्ष में सभी हवा उसके हृदय में दंश मारते रहते हैं। यहाँ तक लिख देना, बस दंश मारते रहते हैं, है ना, दंश मारते रहते हैं, इतना लिख लेना बस। आप लोगों का काम, व्याख्या हो गई आप लोगों की। अब देखो इतना 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा, व्याख्या 2 नंबर, 4 नंबर हो गए आप लोगों के, है ना। तो रटना नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना। मतलब गद्यांश जो पूछा जाएगा उसी में से व्याख्या थोड़ी बहुत छाँट पीट कर लिख देना। आगे देखो कह रहे कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। तो सबसे पहले अपना गद्यांश को उठाएंगे, देखेंगे वरदान कहाँ लिखा है। तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान हमसे पूछा गया क्या है, देखो प्रश्न में लिखा है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। तो देखो यहाँ पर ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेता है, वह उन वस्तुओं से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। बस इतना लिख देना, है ना, इतना। ये प्रश्न नंबर 3 का हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर देना। देखो यहाँ से क्या करना है कि ईर्ष्या, प्रश्न नंबर तीसरा का आंसर बता रहे हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कहाँ से उठाना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लिखना है बस। तो यहाँ से मेरे जो बस आप लोगों को इतना ही लिखना है प्रश्न नंबर 3 में। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, कंप्लीट आप लोग इतना ही लिख देना, या फिर मैं आप लोगों को लिख कर बता दे रहा हूँ कि ईर्ष्या से स्टार्ट करना और दूसरों के पास है, दूसरों के पास है। तो ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो बस आप लोग इतना ही पढ़ लो और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।